नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश यादव। 10 सितंबर 1965 हमारे फाइटर विमान पाकिस्तानी तोपों पर बम गिरा रहे होते हैं। जवाब में पाकिस्तानी तोपों द्वारा हमारे फाइटर विमानों पर गोले दागे जा रहे होते हैं। इसी बीच पाकिस्तानी तोपों का एक गोला विमान को आकर लग जाता है। इतने में हमारा पायलट इजेक्शन सीट की बटन को दबा देता है और कुछ ही सेकंड में ये पायलट इस विमान से बाहर हो जाते हैं और पाकिस्तानी धरती पर ही जाकर गिरते हैं। दोस्तों, आगे क्या होता है? क्या हमारा पायलट पाकिस्तानी धरती से वापस नहीं आता है या हमारी धरती पर सही सलामत आता है? जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। हमें पूरा विश्वास है कि हम सभी लोग हमारे प्यारे देश भारत से बेहद प्यार करते हैं और साथ ही साथ हमें यह भी उम्मीद है कि आप सभी देशभक्त लोग हमारे इस वीडियो को बेहद प्यार देने वाले हैं। यह सच्ची कहानी सन 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्ध की है। भारतीय सेना को भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के लाहौर पर कब्जा करने का आदेश दे दिया जाता है। हमारी जल, थल, वायु तीनों सेनाएं मिलकर काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं इस युद्ध में। हमारे एयरफोर्स के फाइटर पायलट्स आसमान में ही नहीं, धरती पर भी दुश्मनों के टैंकर, तोपों को उड़ाने में सक्षम होते हैं। हमने देखा भी है और सुना भी है। 1962 में भारत और चीन के युद्ध में, कारगिल युद्ध में, बालाकोट एयर स्ट्राइक में हमारे फाइटर पायलट्स बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इन्हीं फाइटर पायलटों में से एक फाइटर पायलट की कहानी बेहद फेमस है। इन फाइटर पायलट का नाम है तारा फिरोज चिनाय। दोस्तों, सन 1965 में 6 सितंबर की तारीख को पाकिस्तान से युद्ध की घोषणा हमारे भारत सरकार द्वारा कर दी जाती है। युद्ध को 4 दिन हो चुके थे, तभी भारत सरकार द्वारा भारतीय सेना को पाकिस्तान के लाहौर पर कब्जा करने का आदेश दे दिया जाता है। लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि बीच में एक इच्छो गिल नहर थी पाकिस्तान की। इस इच्छो गिल नहर को पार करना था। इच्छो गिल नहर पर एक पुल था। उस पुल पर पाकिस्तानी आर्मी द्वारा डायनामाइट लगा दिया गया था। नहर के उस पार बहुत ज्यादा मात्रा में जंगल और झाड़ थे। उन जंगल और झाड़ में पाकिस्तानी आर्मी छुपी थी। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी के लोग बहुत सारे तोप उन जंगलों में छुपा कर रखे थे। अब इंडियन आर्मी को आगे बढ़ना मुश्किल नजर आ रहा था, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी अपनी एयर फोर्स की मदद लेती है। अब 10 सितंबर 1965 के सुबह 7 बजे जलंधर के आदमपुर एयर स्टेशन के ऑफिसर अपने 4 फाइटर पायलटों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। ये ऑफिसर अपने चारों फाइटर पायलटों को पूरी जानकारी देते हैं। ऑफिसर ने बताया कि एक इच्छो गिल नहर है, उसके पार बहुत सारे जंगल झाड़ हैं और उन्हीं में पाकिस्तानी आर्मी छुपी हुई है। इसके साथ साथ बहुत सारे तोपों को भी छुपा रखा है और उन्हें ही आप लोगों को डिस्ट्रॉय करना है। हालांकि पाकिस्तानी आर्मी भी उन तोपों की सुरक्षा के लिए उनके आसपास बहुत सारी एयरक्राफ्ट गन लगा रखी थी, ताकि यदि कोई इंडियन फाइटर प्लेन इन तोपों को उड़ाना चाहे तो उन फाइटर प्लेनों को इन एयरक्राफ्ट गन द्वारा टारगेट किया जा सके। दोस्तों, हमारे ये चारों फाइटर पायलट अपने मिशन के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। इस मिशन को टीपीएस गिल लीड कर रहे थे, जबकि दूसरे नंबर पर फ्लाइंग ऑफिसर तारा फिरोज चिनाय थे। ये 20 वर्षीय मुंबई के पारसी युवक थे। इन्होंने अभी 2 वर्ष पहले ही एयरफोर्स ज्वाइन किया था। जबकि तीसरे नंबर पर इस मिशन के डिप्टी लीडर पायलट लेफ्टिनेंट रवि कुमार थे। जबकि चौथे नंबर की जिम्मेदारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट गिगी रत्न पारकी जी निभा रहे थे। ये चारों फाइटर पायलट अपने अपने फाइटर प्लेन को लेकर उड़ान भरते हुए पाकिस्तानी सीमा में प्रवेश कर जाते हैं और उन जंगलों में नीची उड़ान रखते हुए पाकिस्तानी तोपों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस, हमारे इन पायलटों को उन तोपों को ढूंढने में कोई सफलता नहीं मिलती है। तभी हमारे फाइटर पायलट देखते हैं कि एक पाकिस्तानी ट्रेन जा रही होती है। उसको नजदीक से देखने के बाद इन्हें पता लगता है कि ये ट्रेन तो हथियार लेकर जा रही है। अब ये चारों फाइटर पायलट उस ट्रेन को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने गोलों को दागना शुरू कर देते हैं। अपने सारे गोलों को दागकर उस ट्रेन को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर देते हैं। अब ट्रेन को डिस्ट्रॉय करने के बाद जब हमारे चारों फाइटर पायलट अपने फाइटर प्लेन को लेकर वापस आ रहे होते हैं, तभी अचानक ये जंगल में देखते हैं तो इन्हें पाकिस्तानी तोप नजर आने लगते हैं। लेकिन यहाँ फिर से अफसोस कि अब तो हमारे फाइटर पायलट्स के पास गोले ही नहीं बचे थे पाकिस्तानी तोपों को डिस्ट्रॉय करने के लिए।
अब हमारे चारों फाइटर पायलट अपने अपने फाइटर प्लेन को लेकर वापस हमारे भारतीय सीमा में आ जाते हैं और अपने एयर स्टेशन पर जाकर रुकते हैं। और ये चारों लोग अपनी पूरी रिपोर्ट एयर स्टेशन के ऑफिसर को देते हैं। एयर स्टेशन के ऑफिसर पूरी रिपोर्ट को सुनने के बाद ये निर्णय लेते हैं कि आप चारों लोग फिर से तैयार हो जाइए और जाइए पाकिस्तान के उन तोपों को डिस्ट्रॉय करके आइए। अब ये चारों हमारे फाइटर पायलट फिर से अपने आप को तैयार करने लगते हैं। तभी दूसरे नंबर के फाइटर पायलट तारा फिरोज चिनाय खाना खाने के लिए किचन में जाते हैं, लेकिन भीड़ की वजह से बेचारे ये खाना नहीं खा पाते हैं। ये सुबह का भी बिना खाए हुए ही निकले थे। तब बाहर आकर देखते हैं कि इनके तीनों साथी अपने फाइटर प्लेन की तरफ जा रहे होते हैं। ये देखने के बाद ये तारा फिरोज चिनाय जल्दी जल्दी में एक गिलास पानी पीते हैं और पानी पीकर तुरंत अपने आप को तैयार करते हैं और अपने फाइटर प्लेन की तरफ बढ़ जाते हैं। तारा फिरोज चिनाय भी तैयार होकर अपने फाइटर प्लेन के पास पहुंच जाते हैं। ये चारों फाइटर पायलट अपने अपने फाइटर प्लेन में बैठकर अपने मिशन की तरफ उड़ान भर देते हैं। ये लोग जैसे ही जहां पर पाकिस्तानी तोपों को देखे थे वहां पर पहुंचते हैं पाकिस्तानी तोपों को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तभी अचानक एकाएक पाकिस्तानी आर्मी द्वारा एयरक्राफ्ट गन की सहायता से गोले दागना शुरू कर दिया जाता है। अब ये चारों फाइटर पायलट एकदम से एकाएक परेशान हो जाते हैं। तभी लीडर गिल का आदेश आता है कि हम लोग वापस चलेंगे। अब ये चारों फाइटर पायलट अपने अपने फाइटर प्लेन को लेकर के वापस चलते हैं। तभी दूसरे नंबर के फाइटर पायलट तारा फिरोज चिनाय कहते हैं कि ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे से जोर का झटका लगा हो, और यह झटका मानो ऐसा था कि कोई खच्चर बहुत जबरदस्त तरीके से हमें लात मारी है। दोस्तों, इतने में ही बताते हैं कि इंजन में फायर वार्निंग अलार्म बजने लगता है और हमारे कॉकपिट में धुआं भरना शुरू हो जाता है। कुछ ही देर में हमारा कॉकपिट धुएं से भर जाता है। इसकी सूचना हम अपने तीनों दोस्तों को देते हैं। तभी मेरे दिमाग में आया कि यदि मेरा फाइटर प्लेन जमीन पर गिरता है तो हमें जिंदा रहने की कोई आशा नहीं बचती है। तब ये तुरंत अपने इजेक्शन सीट के बटन को दबाते हैं और कुछ ही सेकंड में चिनाय अपने फाइटर प्लेन से बाहर हो जाते हैं। ऊपर जाकर ये चिनाय अपने पैराशूट को खोल लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये पाकिस्तानी सीमा के अंदर ही हो रहा था। अब इनके दिमाग में गूंजने लगता है कि दुश्मनों के बीच पकड़े जाने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं, कहीं पाकिस्तानी नागरिक जालिम पकड़ लेंगे तो मेरी दुर्दशा करेंगे। अब ये सोच ही रहे थे कि पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट द्वारा दागे गए गोले इनके अगल बगल से होकर गुजर रहे थे। ये बता रहे थे कि कुछ बुलेट तो हमारे पैराशूट को छेद कर जा रही थी। अब मैं समझ चुका था कि ये लोग मुझे ही निशाना बना रहे हैं। अब मैं बचते बचाते रहा और लास्ट में एक गन्ने के खेत में गिर गया। गिरने के बाद यहां पर गन्ने का खेत मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि गन्ने की हाइट मेरी हाइट से कहीं ज्यादा थी। अभी भी मुझे पाकिस्तानी आर्मी की गोलियां और गालियां दोनों ही स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। यहां पर हल्का सा मैंने दिमाग लगाया कि ये पाकिस्तानी आर्मी निश्चित रूप से मुझे ढूंढने इंडियन सीमा की तरफ ही जाएगी और इंडियन बाउंड्री इधर से सीधे ईस्ट में है, तो मैं ईस्ट में न भागकर सीधे वेस्ट में बचते बचाते हुए भागना शुरू किया। दोस्तों, और मैं तब तक भागता रहा जब तक कि पाकिस्तानी आर्मी के गोलियों, गालियों और चीखें सुनाई देना बंद न हो गई। इसके बाद हमने देखा कि गन्ने का खेत भी लगभग समाप्त हो चुका है। अभी उजाला ही था और उजाले में भागना हमने उचित नहीं समझा। सितंबर का महीना था, मानसून वाला समय था, मिट्टी गीली थी। हमने अपना सारा एविडेंस हल्का सा लकड़ी से खुदाई करके उसी में दफना दिया। इसके बाद पूरे कपड़े पर कीचड़ लगा हुआ था और चेहरे पर भी हल्की हल्की मिट्टी हमने पोत लिया और अंधेरे होने का इंतजार करने लगा। और दिमाग में यही था कि कितना जल्दी अंधेरा हो जाए, लेकिन अंधेरा तो अपने समय से ही होगा। अब अंधेरा हो चुका था। चिनाव कुछ दूर नॉर्थ डायरेक्शन में चलकर फिर ईस्ट डायरेक्शन में जाना उचित समझा, क्योंकि इन्हें डर था कि यदि वहीं से फिर से उसी रास्ते पर ईस्ट डायरेक्शन में जाएं तो खतरा हो सकता है। अब ये नॉर्थ डायरेक्शन में जाना शुरू करते हैं और
कुछ दूर नॉर्थ डायरेक्शन में जाने के बाद फिर ईस्ट डायरेक्शन में जाने लगते हैं। ये अपने आप को गांव से बचाकर जा रहे थे। इन्हें डर था कि यदि कोई नागरिक देख लेगा या कुत्ते भी देख लेंगे तो बुरी स्थिति हो सकती है। दोस्तों 20 घंटे हो चुके थे, बिना कुछ खाए पिए लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे चिनाव, लेकिन उनका शरीर डिहाइड्रेटेड हो चुका था, थकान महसूस कर रहे थे, लेकिन फिर भी दौड़ते हुए, जॉगिंग करते हुए, वॉकिंग करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। उनको लगातार डर सता रही थी कि कहीं मैं चलते हुए बेहोश न हो जाऊं। यदि बेहोश हो जाऊंगा तो निश्चित रूप से किसी पाकिस्तानी नागरिक के हाथ ही लगूंगा और ऐसी स्थिति में पाकिस्तानी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मेरी दुर्गति कर सकते हैं। ये सोचते हुए लगातार हिम्मत बनाए हुए हैं और अपनी सीमा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इनकी कोशिश यही थी कि सुबह होने से पहले हमें अपने वतन लौट जाना चाहिए। दोस्तों अब ये आगे बढ़ते जा रहे थे, तभी बीच में एक कमर भर पानी वाली नहर मिलती है, उसको भी ये पार करते हैं। इसके बाद इच्छोगिल नहर मिलती है, उसको भी ये पार कर जाते हैं। अब ये किसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, कमजोरी हो चुकी है। अब ये जैसे ही अमृतसर बटला रोड पर पहुंचते हैं तब इन्हें अंदर से एहसास होता है कि हमने पाकिस्तान की सीमा को पार कर लिया है और अपने वतन की सीमा में पहुंच चुके हैं। इसके बाद इनके अंदर थोड़ा सा आत्मविश्वास जगता है। तभी ये पास में देखते हैं कि ये कुआं है। अब ये कुएं के पास पहुंचते हैं और घिरनी की सहायता से एक बाल्टी पानी खींचते हैं। उस पानी की कुछ मात्रा को पीते हैं और शेष बची हुई मात्रा को अपने चेहरे पर गिरा लेते हैं। अब जाकर चिनाय थोड़ा सा अपने आप को ताजा महसूस करते हैं। अब ये अमृतसर बटला रोड पर साउथ डायरेक्शन में जाना शुरू करते हैं। जैसे ही कुछ दूर पहुंचते हैं तो इन्हें तमिल भाषा में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और तभी कुछ लोग इन्हें देख लेते हैं। देखने के बाद बहुत चक्के रह जाते हैं कि ये कैसा आदमी है। ये बेचारे पूरी तरीके से कीचड़ में सने हुए थे। अब उन्हीं में से एक आदमी इन पर राइफल तान देता है और इनके बारे में पूछना शुरू करता है। अब ये पूरी बात बताना शुरू करते हैं और कुछ ही समय में अपनी पूरी बात को बता जाते हैं। इनकी बातों को सुनकर वो दोनों मिलिट्री वाले थे और वे दोनों लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद वे लोग अपने ऑफिसर को बुलाते हैं। ऑफिसर आते हैं और ऑफिसर भी इनसे पूछते हैं, तो ऑफिसर को भी ये पूरी बात बताते हैं, लेकिन ऑफिसर भी इनकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। वो मिलिट्री ऑफिसर इनको अपने जीप में बैठाता है और आर्मी स्टेशन लेकर आता है और फिर से कुछ गुप्त बातों को पूछने की कोशिश करता है और पूछता भी है। जो मिलिट्री ऑफिसर चिनॉय से सवाल पूछ रहे थे वो कैप्टन थे। कैप्टन ने चिनॉय से पूछा उनके आइडेंटिटी कार्ड के बारे में। तब इन्होंने बताया कि जब किसी मिशन पर जाया जाता है तो अपने आइडेंटिटी कार्ड को नहीं लेकर जाया जाता है। इसके बाद कैप्टन इनके यूनिट और इनके कमांडर के बारे में पूछना शुरू किए। तो चिनॉय अपने कमांडर के बारे में बताते हैं कि जॉक लायड मेरे यूनिट के कमांडर हैं। इसके बाद कैप्टन ने पूछा कि आप किसी कहाई को जानते हैं? तो चिनॉय ने जवाब दिया कि हाँ, कहाई हमारे यूनिट में फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं। इसके बाद तुरंत कैप्टन ने पूछा कि क्या वो मोटे बौने सिख हैं? तो चिनॉय ने जवाब दिया नहीं, वो पतले और लंबे सिख हैं। इसके बाद कैप्टन कहाई ने बताया कि जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट कहाई हैं आपके यूनिट के, वो हमारे चचेरे भाई हैं और मैं कैप्टन कहाई हूं। इसके बाद कैप्टन कहाई चिनॉय को कॉफी पिलाते हैं और उन्हें नाश्ता कराते हैं। नाश्ता कराने के बाद उन्हें मिलिट्री के जीप से ही अमृतसर एयर स्टेशन के लिए रवाना कर देते हैं। चिनॉय काफी थके हुए थे और थकावट की वजह से जीप में बैठते ही वो सो जाते हैं। अब यह जीप जैसे ही अमृतसर एयरफोर्स स्टेशन पर एंट्री करती है तब जाकर ये जगते हैं। जैसे ही ये अपने अमृतसर एयर स्टेशन पर पहुंचते हैं ठीक उसी समय पाकिस्तानी फाइटर प्लेन द्वारा इनके बंकर पर बम गिरा दिए जाते हैं। हालांकि दोस्तों ये चिनॉय इतनी परेशानियां झेलने के बाद बचे हुए थे, इनका बम से मरने का कोई इरादा नहीं था। अब ये भागकर दूसरे बंकर में छिपते हैं। इसके बाद जब ये अपने साथियों से मिलते हैं तो इनके साथी खुशी से पागल हो जाते हैं, क्योंकि इनके साथियों को विश्वास ही नहीं था कि चिनॉय अब तक जिंदा हैं, क्योंकि
चिनाह का जो फाइटर प्लेन था वो तो डिस्ट्रॉय हो चुका था। हालांकि ये बात एयरफोर्स द्वारा छुपाई गई थी। इस तरीके से फिर से अपनी ये बटालियन में, अपनी यूनिट में शामिल हो जाते हैं और इनका मेडिकल चेकअप होता है और फिर से ये फाइटर प्लेनों को उड़ाना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से एयरफोर्स में फाइटर पायलट के रूप में कुछ दिन सेवा करने के बाद ये ग्रुप कैप्टन हो जाते हैं और ग्रुप कैप्टन के पद से रिटायर होते हैं। इस तरीके से दोस्तों ये सच्ची कहानी दिल को छू देने वाली थी। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत 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 ही पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई होगी तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं सर्वेश यादव।